संगीता के लिए लड़का पसंद किया गया था। आज उसकी रोका सेरेमनी थी। पहले ऐसी कोई योजना नहीं थी कि हलवाई की जरूरत पड़ेगी, पर अचानक ही घर में हलवाई लगवाया गया। घर के पीछे बने खुले आंगन में हलवाई के लिए व्यवस्था की जा रही थी। संगीता की पूरी फैमिली भागा दौड़ी में लगी हुई थी। मम्मी, हलवाई की क्या जरूरत थी? अनिल जी के घर से तो बस 5 ही लोग आ रहे हैं। दीदी 5 नहीं 25 लोग आ रहे हैं। क्या 25 लोग? हाँ, तेरे पापा की सुबह ही तेरे ससुर जी से बात हुई है। वो बोल रहे हैं उनके सभी रिश्तेदार बहुत खास हैं। किसको लाएं किसको ना लाएं इसी उलझन में थे। बोल रहे थे कि रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, इसीलिए उन्होंने तेरे पापा से पूछा कि सभी को ले आए क्या, तो तेरे पापा क्या ही मना करते। उन्होंने हाँ कह दी। अब पूरे गिनकर 25 लोग बन रहे तेरे ससुराल के, इसलिए हलवाई को बिठाना जरूरी था। इतने सारे लोगों का खाना रसोई में तो बन नहीं सकता, तो फटाफट से तेरे पापा ने हलवाई बुक किया। मीठे में गुलाब जामुन और जलेबी रखवाइए। कुछ और करना है क्या? नहीं नहीं, अभी इतना बहुत है। रोका है, कोई शादी नहीं हो रही। अभी तो बहुत सारे फंक्शन करने हैं। अगर इतना सब कुछ खुला करोगे तो ससुराल वालों का मुंह खुल जाएगा। दादी, मुंह तो उनका पहले ही खुल गया लगता है, तभी तो इतने सारे लोगों को ला रहे हैं। पापा को सगन के लिफाफे भी इतने सारे बनाने पड़ेंगे। मेरी वजह से ये सब हो रहा है। मेरी शादी में कितना खर्च कर रहे हैं आप पापा। कैसी बातें करती है तू संगीता? अरे तू मेरी बेटी है, जिगर का टुकड़ा है। तेरी खुशी के लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। फिर ये तो तेरे ससुराल वालों की खातिरदारी है। अब जा, जल्दी से तैयार हो जा। जानकी, संगीता को जल्दी से तैयार कर दे, मेहमान आते होंगे। संगीता ने एक सुंदर सी प्यारी सी बनारसी साड़ी पहनी और सज धज कर वो अपने रोके के लिए तैयार हुई। उसकी नजरें बस अनिल को ढूंढ रही थी, पर अनिल था कहाँ? वो तो दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा घर मेहमानों से खचाखच भर गया। ऐसा लग रहा था मानो आज ही संगीता की शादी हो, तभी तो इतने सारे मेहमान भर गए। होने वाले ससुर, चाचा, ताऊ, फूफा, मामा सभी दांत फाड़ फाड़ कर हंस रहे थे। साथ ही उनके आगे सजी हुई थी तरह तरह के पकवानों की प्लेट्स। मोहित, बात सुन, अनिल जी कहाँ हैं? दीदी, होने वाले जीजू तो अपने जीजा जी और अपने दोस्तों के साथ बाहर खाने की टेबल पर है। संगीता बाहर जाती है तो उसकी नजर खाने की टेबल पर जाती है। वहाँ पर उसकी होने वाली सास, चचेरी सास और बाकी सभी रिश्तेदारी की औरतें खाने पर टूटी हुई थी। ए भैया, रोटी जरा मुलायम दो। क्या सूखी सूखी रोटियां दे रहे हो यार? भाभी, इन लोगों ने गोलगप्पे नहीं रखवाए। ऐसे गोलगप्पे, चाट, टिक्की वगैरह रखवानी चाहिए थी। हाँ, मैं ये बात बाद में कह दूंगी, अभी तो तुम खाना खा लो। भैया, ये सभी रिश्तेदार बहुत खास हैं। इनके लिए बढ़िया गरम रोटी बनाना, किसी को शिकायत का मौका न मिले। संगीता देख रही थी कि उसके ससुराल वाले मुफ्त की रोटियां खाते जा रहे थे और साथ ही कमियां भी निकालते जा रहे थे। खैर, कुछ देर बाद जब सब मेहमानों ने खा पी लिया, तब संगीता और अनिल की रोका सेरेमनी स्टार्ट हुई और उसके बाद संगीता और अनिल का रोका पक्का हुआ। सगाई और शादी की तैयारियां शुरू हो गयी। ससुराल वालों की भुक्खड़पंथी और भी बढ़ गई जब एक बुआ जो दूर रहती थी, सगाई से पहले संगीता को देखने के लिए होटल में बुलाती है। बहुत मन था ननद जी का तुम्हें देखने के लिए, रोके में आ नहीं पाई थी। अब सगाई और शादी में तुमसे आराम से मिल नहीं पाती, इसीलिए ननद जी का मन था पहले तुम्हें एक बार देख लें। बहुत प्यारी लग रही हो संगीता, जैसा सुना था बिल्कुल वैसी हो। अरे सुमन भाभी, बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। वो तो है। बहन जी, चाय या कोल्ड ड्रिंक? अरे टेंशन क्यों लेते हो भाई साहब, अभी तो आए हैं, थोड़ी देर बात कर लें, उसके बाद खाते पीते हैं। सुनिए, सबके लिए पानी ले आइए। जा मोहित, तू भी पापा के साथ जा। अनिल जी नहीं आए? देखो तो, शादी से पहले अनिल को देखने के लिए कितनी उतावली हो रही है। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही हूँ। अनिल तो ऑफिस गया हुआ है। ये प्रोग्राम तो हम ननद भाभी ने बनाया, इसीलिए तो फटाफट से तुमसे मिलने आ गए। कुछ देर बाद खाने का सिलसिला शुरू हुआ, जो तब तक नहीं रुका जब तक संगीता के पापा का शादी का बजट नहीं हिल गया। मैं तो बस छोले भटूरे खाऊंगी, मुझसे तो ऑयली खाना नहीं खाया जाता ननद जी। मेरे लिए तो आप डोसा सांभर ले आओ भाई साहब। संगीता के परिवार वाले एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। मेरे लिए तो मोहित बेटा सादी रोटी, दाल मखनी और पनीर ले आना है। कभी चिली पनीर, कभी चापे, कभी छोले टिक्की, कभी फ्राइड राइस, साथ में तंदूरी रोटी, नान, लच्छा पराठा। ये सब अभी ऑर्डर हुआ ही था कि तभी संगीता की सास ने रिश्तेदारों को फोन मिला दिया। अरे ज्योति, तू कह रही थी ना तूने भाभी को नहीं देखा, हम यही होटल में बैठे हैं। हाँ हाँ, दामाद जी के साथ आ जा। तो क्या हुआ? अब जब सब पहली बार आए तो खाने का बिल तो एक तरफ आया। सबको विदा करने के बाद संगीता अपनी फैमिली के साथ घर आई तो गुस्से में उसका मुंह फूला पड़ा था। पापा, मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे अनिल जी की फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। अरे बहुत ज्यादा मुफ्त की रोटियां खाने वाले हैं वो लोग, ऐसे थोड़ी होता है, इतना प्रेशर डाल रहे हैं अभी से हमारे ऊपर।
अभी सगाई का फंक्शन बाकी है, फिर शादी भी देखनी है। मैं इतना सब कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकती। अरे उन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं है कि इस तरह से किसी का खर्चा थोड़ी करवाते। मुफ्त की रोटियां खाने के लिए बहाने ढूंढ रहे पापा वो लोग। शांत हो जा संगीता, रो क्यों रही है? संगीता सही कह रही है, ऐसे नहीं होता सुदर्शन बेटा। घर में सबका मूड खराब था। संगीता को इस बात का गुस्सा ज्यादा था कि ऐसे समय में अनिल को उसके साथ होना चाहिए था, जबकि संगीता और अनिल की न ही रोके में ज्यादा बात हुई और न ही उसने रोके के बाद ही कोई फोन किया। उसी शाम संगीता ने फैसला किया कि वो रोका तोड़ देगी। संगीता गुस्से में अनिल को फोन करने ही वाली थी कि तभी एक अननोन नंबर से संगीता को कॉल आया। ये किसका नंबर है? हेलो। हाय संगीता, अनिल बोल रहा हूँ। सॉरी तुम्हें फोन करने में लेट हो गया। वो क्या ना, मैं तो तुम्हें रोके की वाली रात को ही कॉल करता, पर मेरा फोन खराब हो गया, तुम्हारा नंबर डिलीट हो गया, फिर वायरल फीवर हो गया। आज थोड़ी तबीयत ठीक हुई तो मम्मी से तुम्हारा नंबर लेकर कॉल किया। इसलिए एक हफ्ते से तुम्हें फोन नहीं कर पाया। सॉरी संगीता, मुझे पता है हर लड़की का अरमान होता है कि उसका होने वाला पति उसे कॉल करे, उससे बात करे। तुम भी शायद यही सोच रही होगी। मुझे खुद पर बहुत बुरा लग रहा है। अभी फोन ठीक करवा कर लाया तो मैंने सबसे पहले तुम्हें ही फोन मिलाया। मैं नहीं चाहता था कि पहली बार तुमसे बात करूं तो मम्मी या पापा किसी के फोन से हो। मेरा मन था कि मैं अपने पर्सनल फोन से तुम्हें कॉल करूं। अनिल की तबीयत सचमुच बहुत खराब थी। संगीता ने अपने गुस्से को थोड़ा शांत किया। अनिल जी, मुझे आपसे मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है। संगीता अनिल को एक रेस्टोरेंट में मिलती है और सारी बात कहती है। क्या तुम्हारे पापा ने शादी के लिए घर गिरवी रख दिया? नहीं, पर क्यों? अनिल जी, पहले ही रोके में इतना खर्चा हो गया, ऊपर से रेस्टोरेंट में भी बहुत सारे मेहमान आ गए, तभी हमारे 50,000 से ऊपर लग गए। सिर्फ एक रेस्टोरेंट में इतने पैसे लग गए तो पापा को लग रहा था कि शादी में और सगाई में बहुत लगेंगे, इसलिए उन्होंने घर गिरवी रख दिया ताकि मेरी शादी हो सके। संगीता, ये रोका मत तोड़ो, मैं सब ठीक कर दूंगा। प्लीज, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मुझे एक मौका देकर देखो। जब ये बात संगीता के ससुराल वालों को पता चली कि उनके व्यवहार की वजह से संगीता की फैमिली को इतनी सारी प्रॉब्लम आई है, तो सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। सुनो जी, हमने पहले ही संगीता की फैमिली का बहुत खर्चा करवा दिया है। अब सगाई और शादी में हम उनसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे। बेचारों का पहले ही बहुत खर्चा हो गया है। तुम सही कह रही हो अनिल की माँ, सगाई और शादी दोनों में आधा खर्चा हम करेंगे। मैं ये बात आज ही संगीता के पापा को कह देता हूँ। हाँ। संगीता खुश थी कि अनिल ने और उसके परिवार वालों ने उसे और उसकी फैमिली को समझा, और फिर जब संगीता और अनिल की शादी हुई तब सब कुछ साझा हुआ, जिससे संगीता के मायके वालों पर शादी में खर्चों का दबाव काफी हद तक कम हो गया। होना भी ऐसा ही चाहिए। अरे भाई, लड़की दे रहे हैं तो ये थोड़ी है कि मुफ्त की रोटियां खाने के नाम पर लड़की वालों को लूट ही लो। बिल्कुल नहीं। संगीता की ये कहानी यही मैसेज देती है कि यदि लड़के वाले हो तो लड़की वालों को समझना सीखो, और जहाँ जरूरत हो वहीं खर्चा करवाओ, न कि मुफ्त की रोटियां खाओ। मैं जाकर देखता हूँ। अरे रुक, तू आराम से नाश्ता कर, बजाने दे घंटी कुछ देर, नहीं खोलेंगे तो चली जाएगी वापस। ओहो माँ, मेरा एक जरूरी पार्सल आने वाला है, जरूर वही आया होगा, मैं जाकर देखता हूँ। ये कहकर ऋषभ नाश्ते के बीच से उठा और घर का मेन गेट खोल दिया, पर सामने एक जाने पहचाने चेहरे को देखकर ऋषभ का मुंह उतर गया और बुझी आवाज में उसने अपनी माँ से कहा, माँ, सुनंदा ताई आई हैं। अरे अपनी माँ को बाद में बुलाना, पहले मुझे अंदर तो आने दे, चल परे को हट। ये कहकर सुनंदा ने ऋषभ को हल्के से धक्का दिया और उसे साइड में हटाकर खुद घर के अंदर आ धमकी। तब तक ऋषभ की माँ तारा भी रसोई से बाहर आ चुकी थी और फिर, अरे सुनंदा जी आज इतनी जल्दी? हाँ, अरे मैं तो और पहले ही आ रही थी, पर फिर सोचा कि आज इतवार है तो क्या जाने तुम लोग सो रहे होगे, बस यही सोच के रुक गई। बड़ी मेहरबानी। वैसे आज क्या खत्म हो गया? अब थोड़ी सी चीनी चाहिए थी, अब ये लो कटोरी भर दो। आज यही सोच के उठी थी कि सबके लिए बढ़िया खीर बनाऊंगी, पर डिब्बा खोलकर देखा तो मरी चीनी का एक दाना भी ना निकला। अब राकेश और निधि भी कल देर से घर लौटे थे तो उन्हें जगाना ठीक ना लगा मुझे। लाओ अब। हाँ, वैसे खुशबू तो बड़ी बढ़िया आ रही है। आज क्या बना लिया नाश्ते में? कुछ खास नहीं, मेथी आलू की सब्जी और पराठे हैं। अरे अरे अरे, मेथी आलू की भुजिया तो मुझे बड़ी पसंद है। बस जरा सी लहसुन और अदरक का तड़का लगाओ सूखी लाल मिर्च के साथ। अब वैसी बनाई है ना? खाओगी क्या? अरे नहीं नहीं, पर अब इतनी जिद कर रही हो तो दे दो थोड़ी सी। अब
ऐसा करो, अपनी ही एक छोटी सी कटोरी में दे दो, कल आऊंगी तो वापस लेते आऊंगी। सुनंदा तारा की पड़ोसन थी और हमेशा ऐसा ही करती थी। हर सुबह उसका पहला काम होता था तारा के घर जाकर खाना मांगना, कभी कच्चा सामान तो कभी पका पकाया खाना। सुनंदा किसी न किसी बहाने से तारा से वो सब मांग ही लेती थी और उसकी इस आदत से तारा के साथ साथ अब उसका बेटा ऋषभ भी चिढ़ने लगा था। माँ, आप ना बहुत भोली हो, तभी तो वो औरत आपको हर रोज बेवकूफ बनाकर सब मांग ले जाती है। अरे एक बार सीधे शब्दों में मना कर दोगी तो फिर कभी उसकी हिम्मत नहीं होगी। अगर आपसे नहीं होता तो मुझे बोलो, मैं कल ही इस औरत के दिमाग ठिकाने पर लगाता हूँ। नहीं बेटा, पुराने पड़ोसी हैं और सच कहूं तो पहले सुनंदा जी ऐसी थी भी नहीं। तेरे बाबूजी बड़ा मानते थे उनके परिवार को, पर जब से महेश भैया गुजरे तब से थोड़ी बावली सी हो गई हैं। अब हो सकता है कुछ दिक्कत भी हो घर में। क्या दिक्कत होगी माँ? पति नहीं रहे तो क्या हुआ? उनका बेटा तो बढ़िया कमाता है, उल्टा उनकी तो बहू भी कमाती है। देखे नहीं उनके ठाठ? अभी पिछले महीने ही तो नई गाड़ी खरीदी है। और फिर सुनंदा ताई ने कभी खुद से कुछ कहा क्या आपको? नहीं, कोई परेशानी हो ऐसा तो कभी नहीं जताया, उल्टा हमेशा अपने बेटे बहू की तारीफ ही करती रहती हैं। अब तू छोड़ ना ये सब और ये बता कि तू ऑफिस से छुट्टी कब ले रहा है? मिताली का फोन आया था मुझे, बोल रही थी शॉपिंग पर साथ चलने को। ओहो माँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आप और मिताली देख लो ना सब कुछ प्लीज। ये लो, ये रहा मेरा क्रेडिट कार्ड। जो लेना है और जितने का भी लेना है आप दोनों ही देख लो। दरअसल यहाँ मिताली नाम की जिस लड़की के बारे में बात हो रही थी वो तारा की होने वाली बहू थी। ऋषभ और मिताली कॉलेज से एक दूसरे को पसंद करते थे और अब बहुत जल्द दोनों की शादी होने वाली थी। ऋषभ वेल सेटल्ड था तो मिताली भी बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। तारा भी इस रिश्ते से बहुत खुश थी। और फिर एक दिन, कैसी हो तारा? हो गई बहू के स्वागत की तैयारियां? हाँ जी, बस अब सब सही से हो जाए। वैसे तो ज्यादातर काम खुद मिताली ने ही संभाल रखे हैं, मेरे ऋषभ को तो अपने ऑफिस से ही फुर्सत नहीं। चलो बढ़िया है। अब वैसे मैं ये कह रही थी कि वो थोड़ा सा गुड़ होगा क्या तुम्हारे पास? हाँ है तो सही, पर थोड़ा पुराना हो गया है। अरे अरे रे रे, फिर तो तुम्हारे काम का ही नहीं रहा होगा। ऐसा करो फिर जितना है मुझे ही दे दो। हैं? पर आप क्या करोगी उससे? सुनंदा वैसे थी तो तारा की पड़ोसन, लेकिन तारा ने उसे हमेशा अपनी बड़ी बहन की तरह समझा था। लेकिन जिस तरह हर रोज खाना मांगने को लेकर सुनंदा की हिम्मत बढ़ती जा रही थी, उससे खुद तारा भी परेशान हो गई थी और अब तो उसके घर की सत्ता भी बदलने वाली थी। ऋषभ की शादी के बाद उसकी रसोई अब उसकी बहू मिताली के हाथों में थी। और आज क्या पकवा रही हो बहू से तारा? कढ़ी चावल बनाए ताई जी, आपके लिए लेकर आऊं? हाँ जरूर लेकर आओ, कढ़ी तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। मिताली ने फौरन एक प्लेट में कढ़ी चावल लगाकर सुनंदा को दिए, जिन्हें सुनंदा ने कुछ ही मिनटों में खत्म कर दिया और फिर बड़े प्यार से बोली, वाह भाई वाह, मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया कढ़ी बनाई बहू, जुग जुग जियो। अब ऐसा करो, इस कटोरी में थोड़ी सी कढ़ी मुझे दे भी दो। जी बस अभी लाई। मिताली के लिए ये पहली बार था, इसलिए उसे कुछ खटका नहीं। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद, सुनो जी, ये सुनंदा ताई की क्या दिक्कत है? अरे कुछ नहीं, एक नंबर की लालची औरत है, हर रोज खाना मांगकर खाने की आदत हो गई है। माँ को तो उसने अपने झांसे में ले रखा है, पर तुम उसके चक्कर में मत पड़ना, साफ साफ मुंह पर मना कर देना। मिताली ने उस वक्त ऋषभ से कुछ नहीं कहा और चुपचाप रसोई में जाकर अपना काम करने लगी। और फिर अगले दिन, और भाई तारा कहाँ हो? वो माँ जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो वो अपने कमरे में आराम कर रही है। जरूरी काम हो तो मैं बुला लाऊं उन्हें? अरे नहीं, मैं तो बस थोड़ा सा सरसों का तेल लेने आई थी। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं बाद में आती हूँ। नहीं रुकिए, मैं लाती हूँ। इसके बाद मिताली ने सुनंदा की लाई हुई छोटी सी बोतल में सरसों का तेल भरकर उसे दे दिया, जिसे लेकर सुनंदा वापस अपने घर चली गई। और फिर ये देखो, ये बुढ़िया फिर कहीं से कुछ मांग कर ले आई। ओह गॉड, इसने तो नाक कटा रखी है हमारी। मांगू नहीं तो और क्या करूं? तुम लोग तो मुझे कुछ देते नहीं, ना खाना और ना ही राशन। हाँ तो जीवन भर का ठेका ले रखा है क्या तुम्हारा? अरे रहने की जगह दे रखी है, वो कम है क्या? भूलो मत, तुम्हारे पति ने जीवन भर जो कमाया वो अपनी बीमारी पर खर्च करवा कर चले गए। अब यहाँ जो कुछ भी है वो मेरा और मेरे पति का है। और मैं कुछ नहीं लगती तुम्हारी राकेश? बोल बेटा। अब मैं क्या कहूँ माँ, मेरा कहना तुम सुनती कहो? कब से कह रहा हूँ छोड़ आता हूँ तुम्हें किसी अच्छे वृद्धाश्रम में, वहाँ तुम भी खुश और यहाँ हम भी खुश। लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ में नहीं आती है ना? हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, शायद मेरे ही समझने में गलती हो गई। मोहल्ले में तुम लोगों की इज्जत बनी रहे इसके लिए कभी किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अब लगता है कि तू ही सही है।
अब जब बहू ने ही कह दिया है कि ये घर मेरा नहीं तो फिर आप हमारे साथ रहेंगी जीजी, हमारे घर में, जो आज से आपका भी है। तारा, तुम? हाँ जीजी, बहुत अच्छा हुआ जो मिताली के कहने पर मैं उसके साथ तुम्हारे पीछे पीछे चली आई। क्यों जीजी, क्यों कभी कुछ नहीं बताया? क्या बताती तारा कि मेरे खुद के बेटे को मेरी परवाह नहीं। मेरी बहू मुझे एक वक्त का खाना तक नहीं पूछती, आस पड़ोस से मांग मांग कर गुजारा चला रही हो। ये कैसे बताती तुम्हें, और किस मुंह से बताती? कसूर तो आखिर मेरी परवरिश का ही है ना। नहीं ताई जी, कसूर आपका नहीं, बल्कि जिसका है वक्त उसे उसकी सजा जरूर देगा। अभी आप हमारे साथ चलिए, आज से आप हमारे साथ रहेंगी। मैं आपको खाना खिलाऊंगी अपने हाथों से बनाकर। नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम लोगों पर कैसे बोझ बन जाऊं, और ऋषभ, वो क्या कहेगा? उन्हें मैं समझा लूंगी ताई जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बस अपनी बहू पर भरोसा रखिए और चलिए मेरे साथ। ये कहकर मिताली ने सुनंदा को गले से लगा लिया और सुनंदा में अब उसे ना कहने की हिम्मत नहीं। उसने एक बार भी पलटकर अपने बेटे बहू की तरफ नहीं देखा और मिताली और तारा के साथ चल दी, अपनी बची हुई जिंदगी को अपने आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए।